साउथ अफ्रीका के कैपिटल केपटाउन में ये रोड व्हाइट और ब्लैक लोगों के रेजिडेंशियल एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड करती है और ये दोनों एरिया एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है। व्हाइट लोगों के एरिया में घर के अंदर बैकयार्ड, गार्डन, पार्क और वो सारे फैसिलिटीज मौजूद है जो एक हाई सोसाइटी के लोग के पास होता है। लेकिन वहीं से 100 मीटर दूर रोड के दूसरी तरफ ब्लैक लोग बसते हैं जो टोटली इन लोगों से अलग है। यहाँ के लोग कच्चे घरों में रहते हैं जहाँ न बिजली, न गैस और न कोई प्रॉपर वाटर सप्लाई की फैसिलिटीज मौजूद है और कानून के हिसाब से यहाँ पर बसने वाले ब्लैक लोग व्हाइट लोगों के एरिया में घर भी नहीं बना सकते। इसी तरह कलर डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर पूरे साउथ अफ्रीका के शहरों को डिजाइन किया गया है, जहाँ शहर के एक तरफ व्हाइट लोग बसते हैं तो दूसरी तरफ ब्लैक लोगों का स्लम एरिया बना हुआ है और ये पूरे साउथ अफ्रीका के बड़े छोटे शहरों में हर जगह मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों, ब्लैक लोगों के साथ ये ज्यादती क्यों हो रही है? हालांकि हजारों साल से साउथ अफ्रीका ब्लैक लोगों का घर रहा है, पर व्हाइट लोगों ने उनको इन्हीं के घर में गुलाम बना दिया और इन सबको अपने ही मुल्क में रेफ्यूजीज की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। देखिए 1750 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने साउथ अफ्रीका को कैप्चर किया और इस जगह को कैप कॉलोनी का नाम दिया गया। ब्रिटिशर ने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाया और इन सब को लेबर के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। क्योंकि 17वीं सेंचुरी तक पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अपने पीक पर था, इसलिए ब्रिटिशर को अपने कारखानों और इंडस्ट्री में काम करने के लिए चीप लेबर चाहिए था और यही वजह थी ये लोग साउथ अफ्रीका के लोगों को उठा कर अपने फैक्ट्रीज में काम करवाते थे। लेकिन 1869 में इन ब्रिटिशर को साउथ अफ्रीका में किम्बरले के मकाम पर डायमंड मिला, जिसके बाद से ही इन ब्रिटिशर के लिए साउथ अफ्रीका, जो पहले सिर्फ चीप लेबर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, अब उनके लिए ये जगह इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। ब्रिटिशर ने यहाँ से मिलने वाले तमाम डायमंड और गोल्ड को निकालना शुरू किया और इन तमाम रिसोर्सेज को इन ब्लैक लोगों के जरिए इंग्लैंड शिफ्ट करने के लिए पूरे साउथ अफ्रीका में ट्रेन ट्रैक बिछाए गए और ट्रेन के जरिए ही साउथ अफ्रीका से निकलने वाले तमाम गोल्ड और डायमंड को बंदरगाहों तक पहुंचाया ताकि ये तमाम रिसोर्सेज को इंग्लैंड ले जा सके। अब थोड़ी देर के लिए आप ये मान लें कि आपका ताल्लुक एक दूर दराज गाँव से और आप जॉब करने के लिए किसी बड़े शहर जैसे कराची या लाहौर जाते हैं। लेकिन वहाँ के कानून के हिसाब से आप कराची, लाहौर में जॉब तो कर सकते हैं लेकिन आप रह नहीं सकते, बल्कि आपको शहर से 50 किलोमीटर दूर किसी स्लम एरिया में रहना पड़ेगा और रोजाना वहां से आपको जॉब पर आने होंगे। और ये रूल क्यों है? क्योंकि आपका स्किन कलर ब्लैक है और ये एक्चुअल में साउथ अफ्रीका के अंदर अभी तक मौजूद है। आज भी साउथ अफ्रीका में ब्लैक लोगों को कलर के बेसिस पर कमतर समझे जाते हैं। साउथ अफ्रीका में रेसिज्म बेसिस पर सेग्रीगेशन 1913 से शुरू हुआ और इसके लिए दो कानून भी बनाए गए। पहला कानून 1913 में लैंड एक्ट ऑफ 1913 के नाम से बनाया गया। इस कानून के तहत मुल्क के 70% पॉपुलेशन जो कि अफ्रीका के मकामी लोग थे, उन सबको मुल्क के सिर्फ 1% एरिया में रहना होगा जो कि मोस्टली स्लम एरिया और बंजर जमीनों पर मुश्तमिल होगा। ये लोग यहीं पर अपना घर बनाएंगे और इससे बाहर ये लोग न रह सकते हैं और न ही घर बना सकते हैं। क्योंकि ये जमीन बंजर थी इसलिए ब्लैक लोग खेती नहीं कर सकते थे, इसलिए इन लोगों को दूसरा ऑप्शन ये दिया गया कि अगर इनमें से कोई शहर में रहना चाहते हैं तो इन्हें व्हाइट लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। इस तरह इनको शहर के अंदर ही एक मखसूस जगह मिलेगा जहां ये लोग रह सकेंगे। इस तरह 1913 के इस कानून के मुताबिक ही साउथ अफ्रीका के शहरों को डिजाइन किया गया, जहां एक तरफ व्हाइट लोगों का घर बसाया गया और इसका दूसरी तरफ इन व्हाइट लोगों के लिए काम करने वाले ब्लैक लोगों का टाउनशिप डिजाइन किया गया। इसके अलावा 1950 में एक और कानून ग्रुप एरिया एक्ट के नाम से भी बनाया गया, जिसके तहत शहरों को स्किन कलर के बेसिस पर डिजाइन किया गया था। इस कानून के मुताबिक मुल्क के टोटल पॉपुलेशन को उनके कलर के हिसाब से ही 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला व्हाइट ग्रुप, दूसरा नेटिव ब्लैक अफ्रीकन और थर्ड मिक्स पीपल ग्रुप, यानी अफ्रीकन, एशियन और यूरोपियन लोगों का मिक्स कॉम्बिनेशन। और इन्हीं 3 ग्रुपों के बेसिस पर मुल्क के बड़े और छोटे सिटीज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। व्हाइट ग्रुप के लोगों को शहर के अंदर हाई फैसिलिटी इकोनॉमिक जोन दिया गया जो कि टोटल एरिया का 86% लैंड था, जबकि इस ग्रुप के लोगों की आबादी महज सिर्फ 17% है। दूसरा ब्लैक लोगों का एरिया शहर से बाहर साइड पर था जो कि मोस्टली मिलिट्री बेसिस के साथ होते थे ताकि इन लोगों पर नजर रख सके और कोई ब्लैक पर्सन यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट भी न कर पाए। इसी तरह इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान एक बफर जोन भी बनाया गया है जो इन दोनों ग्रुप को एक दूसरे से डिवाइड करते थे। 1950 के इस कानून को पूरे साउथ अफ्रीका में अप्लाई किया गया और इसी तरह से ही सिटीज और टाउन को डिजाइन भी किया गया। इनमें से 3 बड़े सिटीज जैसे केपटाउन, जोहान्सबर्ग और नामीबिया जैसे सिटीज को इसी रेसिज्म की बुनियाद पर ही तैयार किया गया और इन शहरों में रहने वाले लोगों को
इनके स्किन कलर के बेसिस पर ही पहचाने जाते थे कि कौन सा शख्स किस शहर और किस एरिया से बिलोंग करते हैं। जैसे केप टाउन सिटी के अंदर सबसे ज्यादा ब्लैक लोग डिस्ट्रिक्ट 6 नामी एक जगह पर रहते थे, लेकिन 1966 में अचानक से गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि डिस्ट्रिक्ट 6 भी वाइट लोगों की प्रॉपर्टी है, जिस वजह से तार में 65,000 ब्लैक लोगों का घर तोड़ दिया गया। हालांकि 1964 में ही ब्रिटिशर साउथ अफ्रीका को छोड़कर चले गए थे, लेकिन जाते जाते ब्रिटिशर ने साउथ अफ्रीका और यहाँ के लोगों को डच लोगों के हवाले कर दिया था, जो कि व्हाइट पीपल थे। इस वजह से इन लोगों ने भी यहाँ के ब्लैक लोगों को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया और तकरीबन 48 नए कानून भी इजाद किए और इसी नए कानून के मुताबिक ही डिस्ट्रिक्ट 6 में रहने वाले ब्लैक लोगों को बेघर किया गया। डच डिक्टेटरशिप के दौरान बनने वाले नए कानून के मुताबिक मुल्क में रहने वाले तमाम ब्लैक लोगों को हमेशा एक पासबुक अपने पास रखना पड़ता था, जिसमें यह मेंशन होता था कि ये बंदा कहाँ रहते हैं और काम क्या करता है। 1974 के इस ग्राफ में आप देख सकते हैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज, एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी में सबसे ज्यादा वाइट लोग होते थे, जबकि ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन और लेबर क्लास में ज्यादा तादाद ब्लैक लोगों के होते थे। और ये ट्रेंड आज भी पूरे साउथ अफ्रीका में चल रही है, जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स और बिजनेसेस वाइट लोग चला रहे हैं, जबकि ब्लैक लोग सिर्फ लेबर क्लास में ही काम करते हैं। हालांकि पूरे साउथ अफ्रीका में वाइट लोगों की तादाद 9.5 से भी कम है, लेकिन फिर भी ये 10% पूरे साउथ अफ्रीका का 70% लैंड ओन करते हैं। आज भी हम वाइट लोगों का एवरेज इनकम पर कैपिटा ब्लैक लोगों से 8 से 10% ज्यादा रहते हैं। आज भी शहरों में रिच और सक्सेसफुल लोग इन वाइट लोगों की है, जिस वजह से इनकम, लाइफस्टाइल और फैसिलिटीज में दुनिया का सबसे अनइक्वल मुल्क साउथ अफ्रीका को माना जाता है, जहां ब्लैक लोगों के अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो 40% से भी ज्यादा है, जबकि व्हाइट लोगों में ये रेशियो सिर्फ 7.5 है। 1994 में जब नेल्सन मंडेला ने डच डिक्टेटरशिप से साउथ अफ्रीका को आजाद कराया, इसके बाद जाके ये सारे रूल्स को खत्म किया गया, जिसके लिए नेल्सन मंडेला को 27 सालों तक जेल में भी रहना पड़ा था। लेकिन आज भी साउथ अफ्रीका में कई ऐसी जगह है जहां ब्लैक और व्हाइट का ये कंसेप्ट चल रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल केप टाउन के अंदर ओरानिया टाउन है, जहां आज भी सिर्फ व्हाइट लोग रह सकते हैं। यहाँ ब्लैक लोग न रह सकते हैं और न ही जमीन खरीद कर घर बना सकते हैं। 1991 में बनी इस टाउन का अपना ही गवर्नमेंट, झंडा और यहाँ तक इनकी अपनी करेंसी भी है, क्योंकि यहाँ पहले के डच और ब्रिटिशर के औलादे रहते हैं, जिस वजह से ये लोग आज भी ब्लैक लोगों को यहाँ रहने की इजाजत नहीं देते। तो सवाल यह है कि आजादी के इतने साल गुजरने के बाद भी केप टाउन जैसे एडवांस सिटी आज भी दुनिया का सबसे अनइक्वल सिटी क्यों है?